अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 29। वो माँ पूछ रही है कि कुछ चाहिए था क्या आपको। मनीष के पीछे पीछे कमरे में प्रवेश करती विनया पूछती है, तुम एक बार बता तो देती कि तुम मम्मी के कमरे में हो। तुम्हारी प्रतीक्षा में यही सोफे पर सिर टिकाए सो गया था मैं। अब गर्दन भी अकड़ गई है। मनीष बिना मुड़े विनया के पदचाप को कमरे के अंदर महसूस कर कहता है, बता देती प्रतीक्षा। इस वक्त विनया के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। हाँ तुम्हारी प्रतीक्षा। दर्द से विनया कराह उठी, क्योंकि बोलते हुए मनीष ने उसकी बाँह कसकर अपनी हथेली से पकड़ ली थी। उस कसाऊ दर्द से विनया उफ कर बैठी और मनीष उसके मुंह से निकले कराह को सुनकर हड़बड़ाकर झेपता हुआ अपना हाथ झट से हटाकर समेट लेता है। हाँ तुम्हारी प्रतीक्षा, तुमसे बात करनी थी। दिन में तो संभव हो ही नहीं पाता है। बैठो। मनीष बोलता हुआ विनया को सामने सोफे पर बैठने का इशारा करता हुआ खुद से भी बुदबुदाता है। विनया के चेहरे पर चित्रित भावनाएं इस मौके के प्रति विराग और प्रतीक्षा दोनों का अद्वितीय संगम दिखा रही थी। उसके चेहरे पर छठे आसमान की प्रतीक्षा और आशा के साथ जुड़े भाव थे, जिससे उसके आंखों में चलकर आ रहे आंसू उसके आंतरिक भावनाओं का साक्षात्कार कराते थे। और आंखों में नमी का अनुभव कर सोफे पर बैठती हुई एक पल के लिए वह ठिठक गई थी। शायद उस नमी के साथ विराग भी बहकर निकल गया था, क्योंकि अब चेहरे रूपी कैनवास पर गहराइयों से भरा व्याकुल भाव के साथ आशा और उत्साह की रंगीनी फैल गई थी। उसकी मुस्कान में एक अलग प्रकार का आनंद और संतुलन छाया हुआ था, जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मानो एक नई उम्मीद की भावना से वह ओतप्रोत हो रही थी। एक नई शुरुआत का संकेत उसके हृदय में प्रतिस्थापित हो रहा था। विनया सोफे पर बैठी हुई बच्चों के समान मनीष को गौर से देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चंचलता और चपलता की छवि दिख रही थी, जो उसके भावनात्मक संवेदनाओं को उजागर कर रही थी। उसकी आंखों की चमक और टुकुर टुकराहट दिखाती थी कि वह स्थिति को समझने का प्रयास कर रही थी और खुद को दोनों हाथों से कसते हुए ठंड से बचने का प्रयास भी कर रही थी, क्योंकि कमरे से बाहर निकलते हुए वह अपना शॉल नहीं ले सकी थी। उसे देखते हुए मनीष अपनी जगह से खड़ा होकर गंभीर कदमों से विनया के कपड़ों की अलमीरा की ओर बढ़ा और एक शॉल निकाल लौटकर विनया की ओर बढ़ाता हुआ सोफे पर बैठ गया। पहले तो तुम इस तरह देखना बंद करो, मनीष परेशानी भरे स्वर में कहता। इस तरह को दोनों हाथों से मसलती हुई विनया पूछती है, इसी तरह तुमने मम्मी और विनया को अपने वश में कर रखा है ना? मनीष विनया की ओर बिना देखे कहता है, पर किस तरह देखे? आप स्पष्ट शब्दों में बताइए कि क्या बात करनी है आपको। मुझे नींद भी आ रही है और सुबह से हरारत भी थी मुझे। मनीष की बातों पर थोड़ी परेशान होती और जम्हाई लेती विनया कहती है, ये जो तुम अपनी नज़र से प्रेम का दरिया बहाती हुई देखती हो ना, इस तरह। थोड़ा झुककर बैठता हुआ मनीष कहता है, ओह, पर आपको इस नज़र से क्यों देखूंगी मैं? आपसे प्रेम थोड़े ना हुआ है, और माँ से दीदी से मुझे प्रेम है। मनीष की बात पर उत्तर देती विनया बेबाकी से बोल गई और आगे बोलने से पहले जीभ को दांतों से दबाकर खुद को रोक सकी। मनीष उसकी इस बेबाकी पर कुछ बोलता उससे पहले ही विनया का जीभ दांतों से आज़ाद होता हुआ मन के साथ मिलकर साजिश रच चुका था। आप ईर्ष्या के वशीभूत होकर मुझे ये सब तो नहीं सुना रहे हैं? क्या बकवास कर रही हो? इस बात की ईर्ष्या? विनया के कथन पर मनीष खपा हो उठा था। छोड़िए, बात बढ़ जाएगी। आप चीखेंगे तो सबकी नींद में खलल पड़ेगी। मनीष का स्वर तेज होता देख विनया खड़ी होती हुई कहती है, चुपचाप बैठ जाओ और ये बताओ, क्यों होगी तुमसे ईर्ष्या? ऐसा है क्या तुम्हारे पास? मनीष इस एक शब्द के पीछे पड़ा हुआ था। माँ है मेरे पास, वो भी दो। एक तो आपकी ही माँ है, जिसकी गोद में पता नहीं आप कब से नहीं सोए होंगे। पता नहीं कब से आपने उन्हें गले नहीं लगाया होगा। शायद भर मुंह बोले भी अरसा बीत गया होगा और उनके गले से मैं बेधड़क लिपट जाती हूँ, बातें करती हूँ और साधिकार उनके कमरे में सो भी जाती हूँ। तो आपका ईर्ष्यालु होना बनता है ना? विनया आराम से सोफे पर बैठी मनीष के चेहरे पर बदलते भाव को देखती हुई कहती है। मनीष के प्रश्न पर कुछ देर तो उसे समझ नहीं आया था कि क्या उत्तर दें, लेकिन उसके हाजिर जवाबी की आदत से तुरंत उसका साथ दिया
और वो बिना अवसर गवाए मनीष के मानस पटल पर चोट कर बैठी। मनीष के अचेतन मन में जो पीड़ा जख्म बनकर ठहर गई थी, उस जख्म को विनया कुरेद कर खड़ी हो गई थी। आप विचार कीजिएगा, इस चक्कर में आपने संभव भैया को और मंजली बुआ की युवा बेटियों को उनसे दूर रखा है। इतना पाप एक ही जीवन में, राम राम। विनया मनीष के सामने कहती कमरे से ये गई कि वो सो गई। मैं जानना चाहता हूँ कि डिनर के समय तुमने मुझे उस तरह की नज़रों से क्यों देखा, मानो सब कुछ तूफान में बहा ले जाओगी। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मनीष हड़बड़ा कर कहता है, लेकिन तब तक विनया बाहर जा चुकी थी। तुम्हें चैन नहीं है ना? अभी अभी आंख लगी थी मेरी, अपने कमरे में ही सो जाती। अंजना अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती हुई झूठे गुस्से से विनया से कहती है। विनया खिलखिलाती हुई अंदर आती अंजना से कहती है, लेकिन आपके चेहरे पर तो नींद की खुमारी तो कहीं नहीं है। ये क्या, आप तो एल्बम खोले बैठी हैं। अच्छा, तो इसमें नींद खोज रही थी? विनया खिलखिला पड़ी थी। क्या बात है, ऐसे ही खिलखिलाती रहो। अंजना विनया की उन्मुक्त खिलखिलाहट पर मुग्ध होती हुई कहती है। आज अचानक ही तुरूप का पत्ता हाथ लग गया। माँ देखते हैं वो तुरूप का पत्ता कब तक अपना रंग दिखाता है। आराम से बिस्तर पर बैठती एल्बम के पन्ने पलटती हुई विनया कहती है, कैसा तुरूप का पत्ता? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में भी नहीं आती है। अंजना भी बैठती हुई कहती है, पहले इस पत्ते का रंग जमने तो दीजिए, फिर मैं सब बताऊंगी। वैसे एक राज की बात है कि आपका बेटा थोड़ा सिरफिरा भी है। अंजना के बिल्कुल निकट आकर कान में फुसफुसाती हुई विनया कहती है, मेरे बेटे के बारे में उटपटांग बातें नहीं, ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी नहीं संभालता है। अंजना प्यार से आंखें तरेरती हुई विनया के सिर पर हल्की चपत मारती हुई कहती है, तभी तो सिर फिरे हैं। विनया हंसती हुई दोहरी हुई जा रही थी, चलो सो तुम, अब हद हो गया है। जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी वो आराम करने के बजाय रूप का पत्र चल रही है। मेज पर रखी घड़ी में अंजना समय देखती है और खबरदार, जो सुबह जल्दी उठने की हड़बड़ी दिखाई तुमने, कल का पूरा दिन आराम करोगी तुम बस। अंजना विनया के पीछे तकिया रखती लिहाफ ठीक करती हुई कहती है, जी। मुंह पर अच्छे बच्चे की तरह उंगली लगाए विनया अंजना की ओर देखती लेट गई। तुम ना फिर से इस घर के लिए वो आसमान में उड़ता बादल का वो टुकड़ा हो जो तब बरसता है जब फसल को उसकी ज़रूरत होती है। जब महसूस हुआ कि इस घर के लोग एक दूसरे को पहचानना भूल जाएंगे, तो तुमने अपने आगमन से प्रेम बरसाकर उनमें पुनः पहचान की भावना जागृत की। दिल में बहुत सी उम्मीदें बो दी हैं तुमने। मेरे मन की पुनर्जीवित कर पुनर्मिलन की भावना को उत्पन्न किया है और संपदा का मुझे गलबहियाँ करना हृदय में कई हसीन पल समाहित कर जाता है। विनया मुस्कुराती हुई अंजना के मातृत्व की भावनाओं को सुन रही थी। बेटा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था, माफ़ कर देना मुझे। अंजना लेटी हुई विनया के अपनी हथेली रखती हुई कहती है, अच्छा हुआ आपने गलत समझा, तभी तो आपके प्यार को पाने की जिद आ गई मुझ में। विनया अंजना की हथेली पर अपनी ठंडी हथेली रखती हुई कहती है, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं, अंदर करो। और मुझे पता है कि तुम्हें जिद प्यार पाने की नहीं, मुझे प्यार दिलाने की रही है। लिहाफ के अंदर उसके हाथों को करती हुई अंजना कहती है, पर आपको कैसे? आज आप दोनों माँ बेटा मुझे ही चटके दे रही है। विनया उठकर बैठना चाह रही थी। नहीं, चुपचाप आंखें बंद करो। अंजना विनया के आंखों को अपने हाथ से बंद करती हुई कहती है, अल्फाज भी आप दोनों के एक से ही हैं। एक आंख खोलकर विनया कहती है और जब तक अंजना कुछ कहती झट से फिर बंद कर लेती है। पता नहीं समदन जी कैसे संभालती होंगी इन नटखट लड़की को। अंजना बुदबुदाती है, जब मिलेंगी तो ये ट्रिक पूछ लीजिएगा। विनया आंखें बंद किए ही कहती। अंजना उसकी बात पर कुछ न कहते हुए सोने का उपक्रम करने लगती है। तब भाभी कुछ बात बनी क्या? संपदा कॉलेज जाने से पहले विनया को जगी हुई देख कमरे में आ जाती है। मायके वाली बात खल्लास हो गई, कुछ नई अपडेट है आपके भैया से संबंधित, लेकिन अभी नहीं, संदेश देकर बताऊंगी। दीवारों के भी कान होते हैं। बाहर बड़ी बुआ को मंडराते देख विनया धीरे से कहती है, ठीक है भाभी, कहकर संपदा कमरे से बाहर आ गई। आज भी राजकुमारी जी की तबीयत ठीक नहीं है, ससुराल को मायके बना रखा है इसने। हमारा क्या जाता है, ये जो आदतें बिगाड़ी जा रही है ना, देख लेना मनीष, कुछ दिनों बाद सब उसकी गुलामी ही करोगे। खाने के टेबल पर जैसे ही मनीष बैठा, बड़ी बुआ विनया को लक्ष्य करके कहती है, क्या बुआ, सुबह सुबह ही वो जाने और घर के लोग जाने,
मनीष बेरुखी से कह गया। रात भर विनया की बातों ने उसे सोने नहीं दिया और अगर नींद आई भी तो सपने में उसे उसका बचपन ही दिखता रहा। अंजना के साथ भागते दौड़ते, संपदा से लड़कर अंजना के आंचल में छिप जाना, अंजना का संपदा को डांटना, पापा के साथ उंगली पकड़कर भाई बहन का बाहर घूमने जाना। जितनी बार उसकी आंख लगी, आधे अधूरे सपने के मध्य ही उसकी आंख खुल भी गई। मनीष समझ रहा था लगातार इन विचारों की दुनिया में डुबकी लगाने के कारण सपने भी उन्हीं पलों को लगातार दोहरा रहे थे। लेकिन सोचने और उसे वास्तविकता में अनुभव करने में एक अंतर होता है और यही मनीष के साथ हो रहा था। सपने ने उसके हृदय को व्यापकता से भरकर उसकी आंखों में गिरी रेत को हटाने का कार्य किया और उसे नीचे की धरती की ओर मुंह करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया से मनीष को नए दृष्टिकोण और अनुभव की दिशा में मोक्षित किया, जिससे उसने अपनी जीवन यात्रा को एक नए दर्शन से देखना शुरू किया। सॉरी बुआ। अचानक मनीष को आभास हुआ कि संभव, कोयल, संपदा और उसके पापा सभी उसकी ओर देखने लगे थे। तब मनीष को बुआ के प्रति अपनी बेरुखी का आभास हुआ और वो उठकर बुआ के समक्ष आता हुआ कहता है, बुआ क्यों ना आप संभव भैया और कोयल भाभी शहर घूम आइए। ये लोग जब से आए हैं घर में ही कैद हैं। वही बुआ के बगल वाली कुर्सी पर बैठता हुआ मनीष बुआ के प्लेट से एक निवाला तोड़ उन्हें खिलाता हुआ कहता है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। बुआ की बेरुखी से नाराज बड़ी बुआ कहती है, माफ भी करो ना बुआ, रात भर नींद नहीं आई, सिर में भी बेतहासा दर्द है, शायद इसलिए। आशा भरी नजरों से बुआ की ओर देखता हुआ मनीष कहता है, दर्द है तो इसका क्या अर्थ है? बुआ नाराजगी से कहती है। तब तक अंजना ने मनीष के लिए तुलसी की पत्तियों को उबालकर उनमें शहद मिलाया था। इस आत्मीय और सात्विक प्रक्रिया के बाद वह एक ताजगी भरे आरोमा वाले उपहार के साथ मनीष के सामने आई और चाय से उठती भाप के प्रतिछाया के मध्य में अंजना का चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था और मनीष उस प्रतिछाया के मध्य से ममता और धैर्य से भरी प्रतिमूर्ति को देखने का प्रयास कर रहा था। विनया ने अलाव की जो आग माँ बेटे के सामने सुलगाई थी, उस आग ने अनजाने ही दोनों के मध्य भावनाओं का आग भड़का दिया था। अंजना उम्मीदों से भरी थी और मनीष के हृदय को माँ से दूर होने का दंश झेल रहा था। साथ ही विनया ने उसके भीतर बड़ी बुआ और मंजली बुआ को उनके बच्चों से दूर करने की तकलीफों का भी भरपूर एहसास कराया था। इस आग के साथ विनया ने एक नए साझेदारी के आगाज का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।